हेलो एवरीवन। क्लास 10th विषय हिंदी, पाठ संख्या 13। पाठ का नाम मानवीय करुणा की दिव्य चमक। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग चैप्टर 13 के क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? बताइए, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? फादर काबिल भुल्के ने परिमल नामक साहित्य संस्था के सबसे वयोवृद्ध सदस्य थे। फादर काबिल भुल्के परिमल के सभी सदस्य संस्था को एक परिवार जैसा मानते थे। फादर इस परिवार के मुखिया के समान थे। वह अपने बड़पन का पूरा परिचय देते थे। कौन? फादर काबिल भुल्के। सदस्यों के हंसी मजाक से दूरी बनाते हुए भी वे परिमल की गोष्ठियों और साहित्य चर्चाओं में सक्रिय भाग लेते थे। उनका गंभीर स्तर की बहस करना, सदस्यों की रचनाओं पर अपनी बेबाक राय देना, गोष्ठियों को उपयोगी और सार्थक बनाना, इसके साथ ही वह सदस्यों के यहाँ होने वाले सभी पारिवारिक उत्सव में उपस्थित होते थे। कौन? फादर काबिल भुल्के। और अपने स्नेह तथा वात्सल्य के भाव से सभी के सम्मान और श्रद्धा के पात्र बनते थे। यही कारण है कि परिमल के सभी सदस्यों को उनकी उपस्थिति देवदार वृक्ष की छाया जैसी पवित्र और सुखद प्रतीत होती थी। देखिए बेटा, क्वेश्चन था हमारा, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? देवदार का जो वृक्ष होता है वो काफ़ी घना वृक्ष होता है। ठीक है, उसके चार के नीचे छाया ही छाया रहती है। जब कोई घने वृक्ष के नीचे बैठता है, विश्राम करता है, तो उसे कितनी शांति और आनंद मिलता है, शीतलता मिलती है। इसी तरह फादर काबिल भुल्के जो थे वो परिमल नामक साहित्य संस्था के सबसे बड़े सदस्य थे, वयोवृद्ध सदस्य थे। परिमल की संस्था के सभी सदस्य आपस में परिवार जैसे मिलजुल कर रहते थे। फादर जो थे वो इस परिवार के मुखिया थे, अर्थात सबसे बड़े थे। ठीक है, वह अपने बड़पन का पूरा परिचय भी देते थे। सदस्यों के हंसी मजाक से दूरी बनाए रखते थे। जैसे घर में कोई बड़ा व्यक्ति होता है वो ज़्यादा सबसे मिक्स नहीं होता। ठीक है, दूरी बनाए रहते थे। इसके साथ ही परिवार में उनके साथ ही सभी सदस्यों के यहाँ परिवार में जो भी फंक्शन होते थे, जो भी उत्सव होते थे, उनमें फादर काबिल भुल्के अपने स्नेह तथा वात्सल्य से सभी के सम्मान और श्रद्धा के पात्र बन जाते थे। अर्थात सभी के घरों में उत्सव पर जाते थे और ऐसे वहाँ साथ देते थे। लेखक ने कहा कि ऐसा लगता था जैसे कोई बड़ा भाई हमारे साथ खड़ा हो। यही कारण था कि परिमल के सभी सदस्यों को उनकी उपस्थिति देवदार के वृक्ष की छाया जैसी पवित्र और सुखद प्रतीत होती थी। ठीक है बेटा। सेकंड क्वेश्चन है, फादर भुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग है, किस आधार पर ऐसा कहा गया होगा? फादर काबिल भुल्के के लिए ये किस आधार पर कहा गया होगा कि ये भारतीय संस्कृति के एक अंग है? देखिए, इनका जन्म कहाँ हुआ था? बेल्जियम में। बेल्जियम का यूरोप में है ना। यूरोप के कौन से नगर में? रेम्स चैपल में इनका जन्म हुआ था। लेकिन इनकी कर्मभूमि क्या थी? भारत की जन्मभूमि, यद्यपि बेल्जियम। देखिए, फादर की जो जन्मभूमि थी वो क्या थी? बेल्जियम देश थी। लेकिन भारत आकर उन्होंने भारतीय संस्कृति को, जन्मभूमि कहाँ थी उनकी? रेम्स चैपल, बेल्जियम में। ठीक है, और भारत को उन्होंने अपनी कर्मभूमि बनाया। भारत आकर उन्होंने भारतीय संस्कृति की पूरी तरह से आत्मसात कर लिया था। वह भारत को ही अपना देश मानते थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत रामकथा पर विद्वतापूर्ण शोध ग्रंथ की रचना की। हिंदी में निपुणता प्राप्त करने के साथ ही हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने का इन्होंने समर्थन किया कि हिंदी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। वह भारतीय परिवारों के
सामाजिक सांस्कृतिक उत्सव में पूरे मनोयोग से भाग लेते थे। उन्होंने स्वयं को हर प्रकार से भारतीयकरण के रंग में रंग लिया था। इसी कारण उन्हें भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग माना जाता है। किसे? फादर कामिल बुल्के को। क्यों? देखिए, दोबारा देखिए, इनका जन्म बेल्जियम में हुआ। इनकी जन्मभूमि क्या थी? बेल्जियम। लेकिन ये कहाँ आकर रहने लग गए थे? भारत में। भारत को अपना ही देश मानते थे। हिंदी को बहुत अधिक महत्व देते थे। हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देना चाहते थे। ठीक है। और भारतीय परिवारों के सामाजिक सांस्कृतिक उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। उन्होंने स्वयं को हर प्रकार से भारतीयकरण के भारतीयता के रंग में रंग लिया था। इसी कारण कहा गया है कि फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग हैं। समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता हो। ऐसे कौन से प्रसंग आए जिससे आपको ये पता चले कि फादर काबिल बुल्के का हिंदी के प्रति प्रेम था? ऐसे किन प्रसंगों से? तो देखिए बेटा, फादर के जीवन में ऐसे अनेक प्रसंग आए जो हिंदी के प्रति उनके प्रेम का प्रमाण है। फादर ने हिंदी का गहराई से अध्ययन किया। बेल्जियम में इनका जन्म हुआ, भारत आकर रहने लगे। भारत में आकर इन्होंने सबसे पहले हिंदी का अध्ययन किया। उन्होंने राम कथा उत्पत्ति और विकास नामक शोध प्रबंध लिखा था। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ना, राम कथा और उत्पत्ति और विकास नामक शोध लिखा था। वह सेंट जेवियर्स कॉलेज में रांची में हिंदी संस्कृत के विभाग अध्यक्ष बने। सेंट जेवियर्स कॉलेज में उन्होंने हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश की रचना की थी, डिक्शनरी लिखी थी हिंदी और अंग्रेजी की। हिंदी की महान सेवा की इन्होंने। फादर ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का समर्थन किया तथा इनके पक्ष में अकाट्य तर्क भी दिए। तो इन सब बातों से ये सब प्रसंग थे जिससे ये पता चलता है कि फादर कामिल बुल्के जो थे वो हिंदी से बहुत अधिक प्रेम करते थे। ठीक है। हिंदी संस्कृत शब्दकोश के विभागाध्यक्ष बने थे सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में। ठीक है। इन्होंने हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश तैयार किया था। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का समर्थन दिया तथा इसके लिए इन्हें बहुत अधिक अकाट्य तर्क भी दिए। तो ये सारे प्रसंग इस पाठ में आए जो ये बताते हैं कि फादर कामिल बुल्के का हिंदी के प्रति प्रेम था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। इस पाठ को पढ़कर आपके मन में फादर कामिल बुल्के की कैसी छवि उभरती है? देखिए, फादर कामिल बुल्के एक सन्यासी थे। ठीक है, बताया गया कि वो सन्यासी थे, लेकिन उनका हृदय सन्यास की कठोर मर्यादाओं से मुक्त था। जैसा कि आपको मैंने बताया, फादर कामिल बुल्के एक सन्यासी थे, लेकिन इनका हृदय जो था वो सन्यास के कठोर मर्यादाओं से मुक्त था। अपने आत्मियों के लिए उनके हृदय में जिनसे इन्होंने एक बार अपनी दोस्ती कर लेते थे, मित्रता कर लेते थे, उनके प्रति फादर कामिल बुल्के के हृदय में स्नेह और करुणा का असीम सागर लहराता था। उनकी बाहरी वेशभूषा एक ईसाई पादरी जैसी थी। बाह्य व्यक्तित्व, बाहर से वो जैसा पहनावा पहनते थे ईसाई पादरियों जैसा पहनते थे, लेकिन वह सब प्रकार के धार्मिक आग्रहों से परे एक सच्चे मानव हितैषी महात्मा थे। सच्चे मानव हितैषी, उनका उद्देश्य सिर्फ यही था, मानव मात्र का हित हो। ठीक है। सच्चे मानव हितैषी थे। अपने परिचित जनों के सभी पारिवारिक आयोजनों और उत्सव में खुले हृदय से भाग लेते थे। उनका महान व्यक्तित्व उनके प्रेमियों की एक छायादार फल फूल और सुगंध युक्त वृक्ष के समान आश्वस्त और आनंदित करता था। उनका महान व्यक्तित्व उनके प्रेमियों को एक
छायादार फल फूल और सुगंध से रहित युक्त वृक्ष के समान आनंदित करता था। ये फादर कामिल बुल्के का व्यक्तित्व था, जो कि सन्यासी थे, लेकिन हृदय सन्यास को कठोर मर्यादाओं से युक्त था उनका। ठीक है, बाहर से पादरियों जैसे कपड़े पहनते थे, बाह्य वेशभूषा उनकी ऐसी थी। अपने प्रियजनों के उत्सवों में वो बढ़ चढ़कर खुशी खुशी भाग लेते थे और उनके व्यक्तित्व से उनके प्रेमियों को ऐसा लगता था जैसे वो उनके लिए एक छायादार फल फूल और सुगंध युक्त वृक्ष के समान आश्वासन और आनंदित करता था। फादर कामिल बुल्के का व्यक्तित्व उनके परिचितों को। तो ये था फादर कामिल बुल्के, एक सन्यासी। क्वेश्चन था फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? जैसा कि हमारे पाठ का टाइटल है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। ये किसके इर्द गिर्द है पूरा ये टाइटल? फादर कामिल बुल्के के। देखिए, करुणा को मानवीय गुणों में अत्यंत सराहा गया है। करुणा, दूसरे पर दया करना, दूसरे के दुख से द्रवित होना ही करुणा है। हम दूसरे को दुखी देखकर अगर हम दुखी हो जाते हैं तो उसे ही क्या कहा जाता है? करुणा। फादर बुल्के का हृदय पीड़ित व्यक्तियों के लिए करुणा से परिपूर्ण रहता था। ठीक है, करुणा का अर्थ होता है दूसरे के दुख में द्रवित होना। तो फादर जो बुल्के थे उनका हृदय हमेशा पीड़ित व्यक्तियों के लिए, उनके हृदय में हमेशा प्रेम उमड़ता था। ठीक है, उनके करुणा मात्र एक मनोभाव बनकर नहीं रह जाते थे कि दुखी व्यक्ति के बारे में हम तो क्या नॉर्मल कुछ सोच लेते हैं, अरे वो दुखी है। वो सिर्फ मात्र मनोभाव बनकर नहीं रह जाता था, वह दुखी का दुख निवारण करने का प्रयत्न भी करते थे। सिर्फ फादर जो कामिल बुल्के थे वो ऐसे ही नहीं कि किसी दुखी व्यक्ति को देख लिया और बस सोच लिया अरे ये बेचारा दुखी है, ऐसा नहीं। वो किसी के दुख को देखकर उसके दुख को निवारण करने का, दुखी के दुख को समाप्त करने का भी पूरा प्रयास करते थे, पूरा प्रयत्न करते थे। शोक और संकट के क्षणों में फादर का उपस्थित होकर सांत्वना देना। लेखक ने क्या बताया इस पाठ में कि शोक और दुख के समय फादर का उपस्थित होना और सांत्वना देना दुखी व्यक्ति को अपार जीवन और शांति प्रदान करता था। इस करुणामय भाव की चमक उनकी आँखों में हमेशा स्पष्ट दिखाई देती थी। इसलिए लेखक ने उन्हें क्या कहा है? मानवीय करुणा की दिव्य चमक से पूर्ण बताया है। ठीक है बेटा, जैसे कि हमारे पाठ का शीर्षक था, मैंने स्टार्टिंग में आपको ये बताया था, मानवीय करुणा की दिव्य चमक किसके लिए? फादर कामिल बुल्के के लिए। और फादर कामिल बुल्के जो थे उनके हृदय में दूसरों के लिए हमेशा करुणा भरी रहती थी। जो दूसरे को दुखी देखते थे, जब तक उसके दुख को दूर करने का प्रयत्न नहीं कर देते थे, उन्हें शांति नहीं मिलती थी। दुख और शोक के समय में दूसरों को सांत्वना देना व्यक्ति को अपार शांति प्राप्त मिलती थी जब वो सांत्वना देते थे। तो इसलिए कहा गया है कि फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इस लेखक ने इस पाठ का नाम मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों रखा है, स्पष्ट कीजिए। तो भी आप यही आंसर लिखेंगे फादर कामिल बुल्के के करुणा के बारे में। ठीक है, कि किस तरह वो दूसरों की मदद करते थे। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है, फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरा छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है, कैसे? क्वेश्चन समझिए। फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है, कैसे? देखिए, भारतीय परंपरा में सन्यास का अर्थ सारे सांसारिक
नाते, माया, मोह से युक्त होकर ईश्वर का ध्यान करना माना गया है। हमारे भारतीय संस्कृति में क्या कहते हैं, सन्यासी कौन होता है, जो मोह माया से परे, सबसे अपने रिश्ते नाते तोड़ दे, एकांत में रहे, सांसारिक जीवन व्यतीत ना करे। लेकिन फादर ने सन्यासी की इस परंपरागत छवि के अनासक्त भाव को स्वीकार नहीं किया। लेकिन फादर काबिल बुल्के ने इस छवि को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपने प्रियजनों के से जो नाते थे वो बनाए रखे, उनका आजीवन निर्वाह भी किया। वो ये नहीं कि उन्होंने अपना घर गृहस्थी छोड़ दी, किसी से कोई रिश्ता नहीं रखना। उन्होंने अपने प्रियजनों से पूरे रिश्ते बनाए रखे और उसे आजीवन निर्वाह भी किया। ममता, स्नेह और करुणा से परिपूर्ण वह एक विलक्षण सन्यासी थे। ममता, उनके अंदर ममता कूट कूट कर भरी थी, दूसरों को दुखी देखकर द्रवित हो जाते थे। करुणा थी उनके हृदय में, स्नेह था उनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था। वह सदा परहित में तत्पर रहते, परहित दूसरे के हित की हमेशा सोचते रहते थे। ईसाई पादरी भी सांसारिक व्यवहार से दूर केवल धर्माचरण में रत रहने वाले व्यक्ति होते हैं। लेकिन फादर अपने परिचित लोगों के घरेलू उत्सवों में, संस्कारों में भी जाते थे और पूरा उत्साह दिखाते थे, पूरी खुशी प्रकट करते थे। इस प्रकार उन्होंने सन्यासियों की परंपरागत छवि से हटकर एक सहृदय संत की भूमिका निभाई। कि सन्यासियों की परंपरागत छवि से हटकर एक सहृदय संत की भूमिका निभाई। समझ आ गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आज से स्पष्ट कीजिए। जैसा कि आया, नम आँखों को गिनना शाही फैलाना है, इसका क्या आशय होगा। क्वेश्चन आया था, जब फादर कामिल बुल्के की मृत्यु हो जाती है, किससे मृत्यु होती है, जहरबाद से। जब उसकी मृत्यु के समय जब कितने लोग उसकी कब्रगाह के पास पहुँचे और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसकी आंखें नम ना हो, तब लेखक ने ये बात कही थी कि नम आँखों को गिनना शाही फैलाने के समान, नम आँखों को गिनना शाही फैलाना है। देखिए, फादर के अंतिम संस्कार के अवसर पर उनके सभी परिचित लोग, सभी उन जो उन्हें जानते थे, वो साहित्यकार मित्र उपस्थित थे। सभी परिचित लोग, उनके साहित्यकार मित्र, उनकी मृत्यु से सभी शोकाकुल थे। शोकाकुल, शोक से आकुल, इसमें कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास। सभी की आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। जो भी फादर कामिल बुल्के के अंतिम संस्कार पर पहुँचे थे, बड़े बड़े साहित्यकार, उनके मित्र, सबकी आंखें आंसुओं से भीगी थी। इन लोगों के नाम गिनाना लेखक की दृष्टि में शाही का अपव्यय करने जैसा है। लेखक ने कहा, इतने लोग आए, इतने साहित्यकार आए, इतने व्यक्ति आए कि अगर मैं उनके नाम लिखूं तो शाही का अपव्यय करने जैसे, अपव्यय शाही वेस्ट करने के बराबर, शाही को बहुत अधिक खर्च करने के समान। लेखक का आशय है कि फादर की मृत्यु पर आंसू बहाने वालों की संख्या बहुत अधिक थी, अर्थात नम आँखों को गिनना शाही फैलाना है। शाही फैलाना, लेखक ने कहा, अगर मैं उन व्यक्तियों के नाम गिनूंगा तो समझो शाही का अपव्यय है, अर्थात शाही फैलाने के बराबर। कहने का तात्पर्य यह है कि फादर काबिल बुल्के की मृत्यु के समय लोग इतने सारे एकत्रित हुए थे कि उनके गिनना, लिखना उनके बारे में शाही फैलाने के बराबर है। फादर को याद करना एक उत्सव शांत संगीत को सुनने जैसा है। देखिए क्वेश्चन क्या है, फादर को याद करना एक उत्सव शांत संगीत को सुनने जैसा है। लेखक ने कहा, इस कथन से लेखक का आशय है कि फादर की याद आते ही, उनकी फादर की याद आते ही लेखक ने कहा, उनकी अनुपस्थिति से मन उसी प्रकार व्यथित और उदास हो जाता है जैसे उदास शांत संगीत को सुनने के बाद मन व्यथित हो जाता है। वे आज हमारे बीच नहीं हैं, पर कटु सत्य मन को उदास कर देता है। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत सुनने जैसा है। लेखक क्या कह रहे हैं, जैसे व्यक्ति कोई दुखी होता है और जब वो उदास शांत संगीत सुनता है तो उसका मन और भी अधिक व्यथित हो जाता है। इसी तरह
फादर काबिल बुल्की अब हमारे बीच में नहीं हैं। उन्हें याद करना भी ऐसा लगता है जैसे शांत संगीत को सुनने जैसा। ठीक है, हो गए क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन है, आपके विचार से बुल्के ने भारत में आने का मन क्यों बनाया होगा? क्यों उनके मन में आया होगा कि मुझे भारत जाना है? तो ये क्वेश्चन आपको अपने आप लिखना है कि आप इसका क्या आंसर लिखेंगे। ठीक है, कि उनका मन क्यों बना होगा कि मुझे भारत जाना है। नेक्स्ट है, बहुत सुंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैम्स चैपल। इस पंक्ति में फादर बुल्के को अपनी जन्मभूमि के प्रति कौन सी भावनाएं अभिव्यक्त होती हैं? आप भी अपनी जन्मभूमि के बारे में क्या सोचते हो? देखिए, इस पंक्ति से अपनी जन्मभूमि से सभी को स्वाभाविक लगाव होता है, जहाँ हमारा जन्म होता है। यह पंक्ति बताती है कि फादर जो काबिल बुल्के को भी अपनी जन्मभूमि से अत्यंत प्रेम था। उनकी जन्मभूमि क्या थी? रैम्स चैपल। ठीक है, बहुत अधिक प्रेम था। हम इसे उनकी प्राकृतिक और सांस्कृतिक सुंदरता पर उनका मन मुक्त था। लेखक, ठीक है, इस बात से ये पता चलता है कि उन्हें अपनी जन्मभूमि से बहुत अधिक प्रेम था। अब पूछा गया है कि आपके मन में अपनी जन्मभूमि के बारे में क्या सोचते हो? तो इसमें सबकी अपनी अलग अलग राय होगी। देखिए, मेरी जन्मभूमि भारत है। हम इसे भारत माता के नाम से संबोधित करते हैं। यह भूमि हमें सदा से माता के समान ही पालती पोषती आई है, तो इसे हम भारत माता कहते हैं। इसका विविधतापूर्ण प्राकृतिक सौंदर्य, इसकी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपराएं पर मुझे हमेशा गर्व महसूस होता है। यहाँ के जैसे धार्मिक सहिष्णुता कहाँ है? आज मेरी जन्मभूमि भौतिक दृष्टि से भी समृद्धि और संपन्नता से पूर्ण होती जा रही है। ऐसी भव्य भारत भूमि पर बार बार जन्म लेने और उसकी सुरक्षा और संपन्नता में अपना योगदान करने की अभिलाषा मेरे मन में सदा बनी रहती है। क्लियर हो गया? तो बेटे ये क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए। एक क्वेश्चन और मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, ये यहाँ तक जो समझाए आपको समझ आ गए? मानवीय करुणा की दिव्य चमक नामक संस्मरण द्वारा लेखक क्या संदेश देना चाहता है? अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के माध्यम से लेखक क्या संदेश देना चाहता है, या इस संस्मरण की रचना करने के पीछे लेखक का क्या उद्देश्य है। देखिए, लेखक ने इस संस्मरण द्वारा फादर काबिल बुल्के के भव्य व्यक्तित्व के पहलुओं पर प्रकाश डाला है। मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के माध्यम से लेखक ने फादर काबिल बुल्के के व्यक्तित्व के पहलुओं पर प्रकाश डाला है। फादर बुल्के ईसाई पादरी थे। भारत में बहुत दूर बेल्जियम देश से आकर उन्होंने, बेल्जियम में इनका जन्म हुआ, बेल्जियम से भारत में आए। भारत को इन्होंने अपनी कर्म भूमि के रूप में चुना। भारत आकर ये भारतीयता के अंग बन गए, भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग बन गए। उन्होंने जीवन के विविध क्षेत्रों में सक्रियता से भागीदारी की। भारतीय भाषा, संस्कृति, भारतीय परंपरा, पारिवारिक जीवन के उत्सवों और संस्कारों में भी उन्होंने खुले मन से भाग लिया। ठीक है, सन्यासी होते हुए भी उन्होंने मानवीय भावनाओं को पूरा महत्व प्रदान किया। वे अपने सभी प्रेमियों और परिचितों को ममता, स्नेह और करुणापूर्ण व्यवहार से अभिभूत करते थे और सबकी हमेशा मदद करते थे। उनके हृदय में हमेशा करुणा भरी रहती थी दुखी व्यक्ति के लिए। इसलिए लेखक ने इस संस्मरण के माध्यम से लेखक ने यही संदेश दिया है कि क्या संदेश दिए कि व्यक्ति को भी फादर बुल्के की इन विशेषताओं का स्मरण करा के लेखक ने यह
संदेश दिया है कि उनके मानवीय गुणों को अपनाने का संदेश दिया है कि फादर कामिल बुल्के जैसे गुण हम सभी को अपनाने चाहिए। इस रचना का उद्देश्य फादर के स्नेहपूर्ण अलौकिक व्यक्तित्व का परिचय देना है कि इस पाठ के माध्यम से लेखक ने यह संदेश दिया कि हमें भी फादर कामिल बुल्के के गुणों को अपनाना चाहिए, उनकी समान हमें भी होना चाहिए, हमारे हृदय में भी दूसरों के प्रति करुणा होनी चाहिए। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन आंसर समझ आ गए, इन आंसर्स को आप कर लेना। नेक्स्ट मैं आपको इसकी PDF भी सेंड कर दूंगी और कॉपी में आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि जैसे ही चैप्टर स्टार्ट होता है आप लेखक परिचय और शब्दार्थ लिख लिया करो। ठीक है, थैंक यू।